थंडर वैली डीकन ऐसे अकल्पनीय तथ्य पर विश्वास करने में असमर्थ था। यहां तक कि एक चरम पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट भी इतने लंबे समय तक अंदर नहीं रह पाएगा। लिन मिंग वास्तव में एक भयावह रूप से उग्र व्यक्ति था। हालांकि इसकी एक सीमा होनी चाहिए। मसल स्टेज में प्रवेश किया है और फिर भी आप पहले से ही एक चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल आर्टिस्ट से तुलना कर सकते हैं, या यहां तक कि एक हॉटेन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। क्या यह कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद नहीं है? डीकन इंतजार कर रहा था कि लिन मिंग को यह एहसास हो कि कठिनाई बहुत कठिन है और फिर वह चुंबकीय कक्ष को छोड़ दे। लेकिन अब चंद्रमा पहले ही निकल चुका था और फिर भी चुंबकीय कक्ष में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बधिर नियमित अंतराल पर दरवाजा खटखटाकर यह भी पूछता था कि क्या लिन मिंग ठीक है। उसे वास्तव में संदेह था कि लिन मिंग अंदर से सदमे में है और उसे तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब घंटे के शीशे में रेत साफ होकर नीचे तक रिस गई, तो उसे घंटे के चश्मे को फिर से पलटना पड़ा। क्या बात है, ये तो बहुत बेतुका है। क्या चुंबकीय कक्ष के अंदर गड़गड़ाहट का बल बाहर निकल गया? डीकन अलग अलग परिदृश्यों की कल्पना करता रहा कि क्या हो सकता था, लेकिन इस समय चुंबकीय कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था और लिन मिंग बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान थी। थंडर सोल की सफलतापूर्वक खेती करने के बाद वह बहुत अच्छे मूड में थे। लिन मिंग को बाहर आते देख थंडर वैली के डेकन ने उसे गोल आंखों से देखा। लिन मिंग को ऊपर से नीचे तक देखा, यहां तक कि उसके सारे कपड़े भी जल गए थे। थंडर वैली डेकोन निगल गया। इस साहसी व्यक्ति ने अंदर क्या किया था? वह वास्तव में इतने लंबे समय तक कठिनाई के 12वें स्तर में रहा था, फिर भी वह परेशान या थोड़ा भी चिंतित नहीं लग रहा था। क्या ये लिन मिंग एक बच्चे के रूप में वज्रपात से प्रभावित होकर कुछ रहस्यवादी क्षमता प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार अब बिजली गिरने से नहीं डरता था? जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं पहले वापस जाऊंगा। ओह हाँ, आप पहले वापस जाएं। डीकन को अब पता नहीं था कि क्या कहना है। लिन मिंग को बाहर देखने के बाद थंडर वैली डीकन तुरंत चुंबकीय कक्ष में घुस गया। उसने एक गहरी सांस ली। बिजली की भारी ओलावृष्टि से घायल होने की स्थिति में अपने वास्तविक सार को उसकी सीमा तक घुमाया और फिर चुंबकीय कक्ष का दरवाजा खोल दिया। एक क्षण में उसकी आंखें बिल्कुल घूम गईं। चुंबकीय कक्ष में उसने केवल छोटी छोटी विद्युत धाराओं के कुछ टुकड़े चारों ओर दौड़ते हुए देखे, मानो वे मुश्किल से ही अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हों। अन्य सामान्य बिजली वाले सांप पहले ही हवा में गायब हो चुके थे। बधिर ने अपनी आंखें मलीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अंधा या मूर्ख नहीं हुआ है। यह सही नहीं था। चुंबकीय कक्ष के अंदर गड़गड़ाहट कहाँ थी? जैसे ही वह थंडर वैली के प्रवेश द्वार से बाहर निकला, आसपास किसी को न देखकर लिन मिंग अधीर हो गया और तुरंत थंडर सोल की शक्ति को आजमाना चाहता था। हालांकि बिजली की अंतर्निहित प्रकृति भयानक ऊर्जा से भरी थी, ये केवल एक क्षणभंगुर क्षण था और लंबे समय तक नहीं रह सका। हालांकि थंडर सोल वास्तव में एक अमर आत्मा थी, ये कभी बुझेगा नहीं। जब तक उसके पास पर्याप्त सच्चा सार या स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई था, तब तक वह असीमित मात्रा में बिजली छोड़ सकता था जो कभी कमजोर नहीं होगी। थंडर सोल फ्लेम एसेंस के समान था। इसके ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने की संभावना बेहद कम होगी जहां अनादिकाल से गरज और बिजली का अस्तित्व रहा हो। एक थंडर सोल एक फ्लेम एसेंस की तुलना में दुर्लभ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में ज्वाला की भूमि खोजने की तुलना में वज्र की भूमि ढूंढना बहुत दुर्लभ था। उसके लंबे भाले के झटके से चांदी सफेद भाले के शाफ्ट पर बैंगनी बिजली की छोटी छोटी किरणें दिखाई दी। ये सचमुच काफी सुंदर था। अगर मैं विधर्मी ईश्वरीय शक्ति की परिक्रमा करते हुए एक ही समय में लौ सच्चे सार और गड़गड़ाहट सच्चे सार को ट्रिगर करता हूं,
तो सच्चे सार की शक्ति 50% बढ़ जाती है, तो क्या होगा? जैसे ही लिन मिंग ने यह सोचा, उसने एक ही समय में हेरेटिकल गॉड सीड के भीतर थंडर सोल और फ्लेम एसेंस को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। तुरंत अत्यधिक संकुचित विधर्मी ईश्वरीय बीज एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। एक ओर ज्वाला, दूसरी ओर गड़गड़ाहट। लौ और गड़गड़ाहट का अंतर, प्रत्येक एक दूसरे के समान ही उग्र और दूसरे के समान ही हिंसक थे। दो प्रकार की ऊर्जाएं एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने और आपस में जुड़ने लगी। हेरेटिकल गॉड फोर्स की बढ़ी हुई शक्ति के साथ मिलकर बढ़ती ऊर्जा ने हवा में एक अशांत कंपन पैदा कर दिया, जैसे कि वातावरण स्वयं इन शक्तिशाली ऊर्जाओं से टूट रहा हो। उस पल में लिन मिंग को ऐसा लगा जैसे वह इन दो ऊर्जाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वह सच्चे सार को जबरदस्ती वापस लेने वाला था, लिन मिंग के दिमाग में अचानक एक स्मृति चमक उठी। उन्हें अचानक थंडरबोल्ट डेविल फायर बीड के पीछे गड़गड़ाहट और लौ के सिद्धांत की याद आई। इस विचार ने उसे विराम दे दिया। अगर मैं अपने हाथों में दो अलग अलग ऊर्जाओं को डेविल फायर थंडरबोल्ट बीड के समान अवधारणा का पालन करने देता हूं, तो क्या इसमें थंडरबोल्ट डेविल फायर बीड के समान शक्ति होगी? ऐसी परिकल्पना का बिना सोचे समझे परीक्षण करना खतरनाक था। इतना ही नहीं, बल्कि वह इन दोनों ऊर्जाओं पर बमुश्किल नियंत्रण में था, और वह पहले से ही उस सीमा तक फैला हुआ था जिसे वह संभाल सकता था। फिर भी लिन मिंग अपने दिल में इस अत्यंत आकर्षक विचार को दबा नहीं सका। लौ एक भंवर बन जाती है, गड़गड़ाहट एक सांप बन जाती है। लिन मिंग ने याद किया कि थंडरबोल्ट डेविल फायर बीड के अंदर गड़गड़ाहट और लौ कैसे घूमती थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपने सभी सच्चे सार को भी आग्रहपूर्वक बाहर निकाला और इस विधि के अनुसार जंगली लौ और गड़गड़ाहट की परिक्रमा की। हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर अपने चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रिक बोल्ट की रोशनी से चमकने लगा। आग के सांप शाफ्ट के चारों ओर घाव कर रहे थे, और बिजली और मंथन की लपटों की कर्कश आवाज ने हवा में ऐसी ध्वनि भर दी जो बिल्कुल भयावह थी। लिन मिंग का चेहरा लाल हो गया और उसके माथे से नीली नसें निकलने लगीं। जैसे ही शक्तिशाली शक्ति अपनी बेड़ियों से मुक्त होने वाली थी, लिन मिंग ने दहाड़ लगाई और भयंकर रूप से भाला बाहर निकाल दिया। गड़गड़ाहट की शक्ति और लौ की शक्ति आपस में जुड़कर प्रकाश की एक गेंद बन गई जो अविश्वसनीय गति से बाहर की ओर निकली, लगभग 100 फुट ऊंची चट्टान पर सीधे ऊपर की ओर टकराना। केवल तेज विस्फोटों की गगनभेदी आवाजें थीं और सभी दिशाओं में अनगिनत चट्टानें बिखर रही थीं और हवा में धूल भर गई थी। एक गड़गड़ाहट की आवाज आती रही और फिर 100 फुट ऊंची चट्टान पत्थर के हिमस्खलन में ढह गई। इस शक्ति को देखकर लिन मिंग मूर्ख बनकर दंग रह गया। कितनी भयानक ताकत है! यह विस्फोट एक प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट, या यहां तक कि एक मध्य पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को तुरंत मार सकता है। उसकी साधना केवल प्रारंभिक परिवर्तनकारी मांसपेशी चरण में थी। फिर भी विधर्मी ईश्वर बीज की शक्ति पर भरोसा करते हुए वह वास्तव में इतनी भयानक हत्या की चाल पैदा कर सकता था। ये विधर्मी ईश्वर बल, गुप्त तकनीक सीधे तौर पर स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध थी। लिन मिंग ने सोचा था कि अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन, जो उन्होंने विकसित किया था, वह पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। आखिरकार इसके अंदर ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला, रेशम की तरह प्रवाह, टेम्पिंग मैरो क्षेत्र, 8 आंतरिक छिपे हुए द्वार, दाव पैलेस के 9 सितारे और सभी प्रकार की अन्य अजीब और चमत्कारी खेती विधियां शामिल थीं। उसने केवल इसकी थोड़ी सी खेती की थी, और फिर भी वह चरम हड्डी फोजिंग चरण में दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरे 1.5 चरण को पार करने में सक्षम था। लेकिन अब जब उन्होंने इसकी तुलना हेरेटिकल गॉड फोर्स से की, तो लिन मिंग को लगा कि अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन बस कुछ सामान्य साधना तकनीक थी। ऐसा ही लगता है आखिरकार, जबकि कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस
देवताओं के दायरे के भीतर एक शीर्ष स्तरीय शारीरिक परिवर्तन साधना पद्धति मैनुअल है। इस साधना पद्धति मैनुअल को एक निषिद्ध तकनीक नहीं माना जा सकता है जिसे पारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन से परिचित होंगे। उदाहरण के लिए, उस शक्तिशाली बुजुर्ग के संप्रदाय में जिसने अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन सीखा था, जब तक आप संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे, आप इस साधना पद्धति का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये विधर्मी ईश्वर बल वास्तव में देवताओं के पूरे क्षेत्र में अद्वितीय है। वह दूसरा शक्तिशाली बुजुर्ग जो मर गया, उसने ही देवताओं के क्षेत्र में एक प्राचीन खंडहर के भीतर इस गुप्त तकनीक की खोज की थी। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि इसे किसी प्राचीन दुष्ट देवता ने पीछे छोड़ दिया था। यह कोई साधना पद्धति या मार्शल कौशल या आंदोलन क्षमता नहीं है। इसे एक रहस्यमय गुप्त तकनीक ही कहा जा सकता है। ऐसी अद्भुत क्षमता स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन से की जा सके। इस मार्शल कौशल के साथ जो मैंने दुर्घटनावश और भाग्य से बनाया था, हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि यह एक शुरुआती पल्स कंडेंसेशन पीरियड प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। मेरे भीतर का सच्चा सार 40 या 50% कम हो गया है। इस क्षमता का लगातार उपयोग करना असंभव है। जैसे ही लिन मिंग अपने विचारों में खोया हुआ था, थंडर वैली का डैकन बेतहाशा प्रवेश द्वार से बाहर भाग गया। वह उस आखिरी चुंबकीय कक्ष के अंदर स्तब्ध खड़ा होकर बचे हुए कुछ छोटे विद्युत सांपों को देख रहा था। तभी उसने एक जबरदस्त तेज विस्फोट सुना था जिससे वह डरकर जाग गया था। उसने सोचा था कि व्यूह रचना में विस्फोट हो गया है। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से बाहर भाग रहा था, उसने गिरते हुए मलबे के सामने लिन मिंग को देखा, जो थोड़ा भ्रमित लग रहा था। यह मूल रूप से 100 फुट ऊंची चट्टान थी। डेकन ने पहले ही कई वर्षों तक थंडर वैली की रक्षा की थी। वह अब थंडर वैली के आसपास के इलाके से अच्छी तरह परिचित हो गया था। वह केवल लिन मिंग को अविश्वसनीय रूप से देख सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस 100 फुट ऊंची चट्टान को लिन मिंग ने ढहा दिया हो? उसने भारी गहरे नरम भाले की झलक देखी जिसे लिन मिंग ने लापरवाही से अपने हाथों में पकड़ रखा था। भाले की नोक पर सच्चे सार की हल्की सी झलक थी। क्या उसने कुछ देर पहले ही अपने भाले से कोई हरकत की थी जिसके कारण 100 फुट ऊंची चट्टान ढह गई? स्वर्ग। थंडर वैली डीकन ने पहले ही सोचा था कि उसके डरपोक दिल ने आज के लिए पर्याप्त उत्साह का अनुभव किया है। यह बहुत ही भयानक था। यदि उसे तीसरा झटका महसूस हुआ तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। चट्टान की चट्टानों में चुंबकीय डार्क स्टील मिला हुआ था। कौन जानता है कि यह सामान्य चट्टान से कितनी गुना अधिक कठोर थी? यह कैसे संभव हो सकता है? जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, ये सब क्या है? यहां क्या हुआ? लिन मिंग ने धीरे से कंधे उचकाए और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं सावधान नहीं था और जिस थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड की मैं जांच कर रहा था वह फट गया। लिन मिंग ने इस चाल को जारी करने के लिए गड़गड़ाहट और लौ की शक्ति का उपयोग किया था। इसके अलावा इस कौशल के पीछे की अवधारणा थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड के समान थी। शायद थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड बनाने वाले व्यक्ति को भी बीड के प्रभाव और लिन मिंग की नई क्षमता के बीच अंतर समझने में कठिनाई होगी। वज्र शैतान मन का। थंडर वैली डीकन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसे याद आया कि हाल ही में क्या हुआ था। लिन मिंग द्वारा झांग गुआन्यू को अपंग किए जाने के बाद घटना की खबर पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में फैल गई थी। उस समय जब झांग गुआन्यू लिन मिंग से द्वंद्व युद्ध कर रहा था, तो उसने पाया कि उसकी अपनी ताकत हीन थी और वह पहले से ही ऐसी स्थिति में था जहां वह हार गया था। इस वजह से उसने लिन मिंग पर थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड से हमला करने की कोशिश की। इसलिए जवाब में लिन मिंग ने उसे बर्बाद कर दिया था। तो यही हुआ। थंडर वैली के डैकन ने सांस छोड़ी। इसलिए यह विस्फोट थंडरबोल्ट डेविलफाई बीड के कारण हुआ था।
यदि लिन मिंग ने इसे फेंका होता तो यह चट्टान ढह जाती। हालांकि यह थंडरबोल्ट डेविल फायर बीट बहुत विकृत था। यदि 100 फुट ऊंची चट्टान फट सकती है और इस तरह दिखने लगती है, तो अगर इसे किसी व्यक्ति पर फेंका जाए तो क्या होगा? क्या वह व्यक्ति भी विस्फोट करेगा? ये सोचते हुए थंडर वैली डीकन ने चुंबकीय कक्ष को याद किया और उसके अंदर की गड़गड़ाहट गायब हो गई थी। उनकी जिज्ञासा फिर से बढ़ गई, लेकिन लिन मिंग ने पहले ही पहला कदम बढ़ा दिया था और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, देर हो रही है, मुझे पहले वापस जाना चाहिए। थंडर वैली को अब बंद कर देना चाहिए। अगर मौका मिला तो हम दोबारा मिलेंगे। लिन मिंग ने थंडर वैली डेकन के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। अपना वाक्य पूरा करने के बाद उसने पहले ही चलना शुरू कर दिया था। चूंकि उन्होंने हवा की अवधारणा को समझ लिया था, लिन मिंग की गति बेहद तेज थी। ओह, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन, रुकिए, चुंबकीय कक्ष के अंदर गड़गड़ाहट के मामले के बारे में। थंडर वैली डीकन के शब्द आधे रास्ते में ही अटक गए। लिन मिंग पहले ही नजरों से ओझल हो चुकी थी, इससे वह निःशब्द हो गए। वह समझना चाहता था कि थंडर वैली में उस चुंबकीय कक्ष के अंदर क्या हुआ था। सौभाग्य से थंडर वैली में पूरे वर्ष हमेशा गड़गड़ाहट और बिजली गिरती रही। हुआ यूं कि उस शाम वहां तूफान भी आया था और लिन मिंग वहां से लगभग आधी गरज ऊर्जा को अवशोषित करने में कामयाब हो गया था। चूंकि थंडर वैली के डीकन को कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मामले को छोड़ दिया। लेकिन दूसरे दिन तक थंडर वैली के बाहर हुए विस्फोट की खबर ओयांग दिहुआ को पहले ही दे दी गई थी। आपकी किस्मत काफी अच्छी है। थंडरबोल्ट डेविल फायर बीट से हुए विस्फोट ने वास्तव में आपको नहीं मारा। हालांकि आपने अब थंडरबोल्ट डेविल फायर बीट का उपयोग कर लिया है। आप विरोध करने के लिए और क्या कर सकते हैं? अब जब मैं तुम्हें मारूंगा, तो यह कुत्ते या मुर्गे को मारने जितना आसान होगा। ओयांग दिहुआ ने पहले ही रिफाइनर गुट के शिष्य से संपर्क कर लिया था, जिसे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 7 गहरी घाटियों से निष्कासित कर दिया गया था। ओयांग दिहुआ की खुशी के लिए उस शिष्य ने पहले ही हॉटियन क्षेत्र में आधा कदम रख लिया था और अब ताकत में खुद से भी आगे निकल गया था। एक मार्शल कलाकार के लिए लिन मिंग से निपटने के लिए हॉटियन क्षेत्र में आधा कदम रखना आसान होगा, जो केवल शुरुआती मांसपेशियों को बदलने के चरण में था। लिन मिंग, तुम्हारी मृत्यु पहले ही तय हो चुकी है।